नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बैठक होगी दिल्ली में आज शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की मौजूदगी होगी। एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौते पर चर्चा इस बैठक में आज होने वाली है। कांग्रेस को 6 से 7 सीटें आरजेडी दे सकता है। आपको ये बताते चलें कि पहले 5 सीटें देने को आरजेडी तैयार था, लेकिन अब आज की इस बैठक जो कि शाम के 4 बजे बुलाई गई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी होगी, अखिलेश सिंह की मौजूदगी होगी, कांग्रेस सांसद है अखिलेश सिंह, इनकी मौजूदगी होगी, तेजस्वी और लालू प्रसाद की मौजूदगी में एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौते को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत और निष्कर्ष सामने आएगा। कांग्रेस की तरफ से हालांकि 10 सीटों की डिमांड रखी गई थी। बैठक आज जो होने वाली है, इस बैठक के बाद अंतिम स्वरूप जो है वो सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो कांग्रेस को 6 से 7 सीटें आरजेडी दे सकता है। और जो चिंता है तेजस्वी यादव जी की, आदरणीय लालू प्रसाद जी की, 2400 सीट पर एनडीए को हराना है, इसमें कांग्रेस को भी जोर लगाना है। तो कांग्रेस पार्टी मिलकर जोर लगाएंगे आप लोग भाई। अगर ये सारी चीजें आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी तय करेंगे तो सब लोग मिल बैठ करके क्या तय होता है, जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सवाल तो यही कि अगर आज की इस बैठक में सब कुछ तय किया जाना था, मिलजुल कर तय करना था, जेडीयू को, एनडीए को रोकने की कोशिश करनी थी, तो इससे पहले तेजस्वी का बयान जिसमें अकेले अपने दमखम पर चुनाव की बात कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल विवाह, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के जब हमने बात करी, आरजेडी के कई नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता थे, तो उनके तरफ से ये कहा गया कि राजनीति में कोई भी चीज स्थिर नहीं होता है, चीजें बदलते रहती हैं, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, ये कुछ तय नहीं होता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे रणनीति बदलती है, वैसे वैसे फैसले भी बदलते हैं। और यही वजह है कि कल जो तेजस्वी ये कह रहे थे कि आरजेडी अपने दम पे अकेले 2400 सीट पे विधान परिषद के चुनाव में सामने आएगी, जो रजमाइश करेगी और एनडीए को पटखनी देगी, लेकिन अब वो चीजें बदल गई है। जो जानकारी मिली है, जो हमने बताया है खबरों के माध्यम से, जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उसके तहत लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को लेकर के जब कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों की मांग की जा रही थी और वो देने को, अमित, तो ये भी मानकर चले कि जिन 5 सीटों पर आरजेडी रिजिड थी, आरजेडी जिस पर कह रही थी कि इन 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को सीटें नहीं दी जा सकती हैं, अब वो संख्या बढ़कर 6 और 7 तक पहुंच चुकी है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके तहत यही कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीट आरजेडी देने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस ने 10 का डिमांड किया है और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले, 10 सीट नहीं तो 6, 7, 8 जो भी सीटें मिले वो एक संतोषजनक सीट मिले। और इसी पे जो जिस फंसा हुआ है, जो पेच फंसा हुआ है, उसी जिस्ट को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने पहल की है। और लालू प्रसाद यादव जब बीच में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ नतीजे सामने आएंगे। जैसा कि जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनसे हमारी बात हुई, जो भाई वीरेंद्र है उनकी तरफ से भी जो जानकारी मीडिया में आया है कि जो बैठक है उस बैठक के बाद ही स्वरूप सामने आएगा। क्या कुछ होगा, 6 से 7 सीट होगी, संख्या 8 पहुंच सकती है या 6 पे ही ये कांटा रुक जाता है, तो ये बैठक के बाद स्वरूप साफ होगा। लेकिन सबसे अहम बात है विवाह यहाँ पे ये कि जिस विधानसभा चुनाव को लेकर के तलखी देखने को मिल रही थी आरजेडी कांग्रेस के बीच में, वो तलखी कहीं न कहीं अब कम होती नजर आ रही है, या हो सके तो आज शाम के बाद जो तलखी खत्म हो जाए, फिर एक कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है उन्हें पटखनी देंगे। हालांकि कितना कामयाब होती है आरजेडी और कांग्रेस की यह रणनीति, ये तो चुनाव नतीजे के बाद सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज की ये बैठक, लालू प्रसाद का हस्तक्षेप करना, इस बैठक को बुलाना और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत किया जाना, ये सिर्फ एमएलसी चुनाव तक ही स्थितियों को साफ नहीं करता है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके की खटास देखने को मिल रही थी, उस खटास को भी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका।
और अब बात खाद के लिए परेशान किसान की। जी हां, छपरा के तरैया में किसान खाद के लिए सुबह 3 बजे से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि किसान किस कदर परेशान है यूरिया के लिए, खाद के लिए, फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए। क्योंकि सर्दी के बावजूद जिस तरीके की ठंड इस वक्त बिहार में पड़ रही है, उस सर्द रात में ही किसान जो है वो आकर कतारों में खड़े हो जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें खाद मिल पाएगी। सर्दी के बावजूद ये लोग खाद के लिए दुकानों तक पहुंचते हैं। खाद नहीं मिलने से ये किसान परेशान नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं, तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद चाहिए? 1 बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से जी। वहीं छपरा में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ गई। तड़के सुबह से लोग खाद वितरण केंद्रों पर डेरा डाले हुए हैं। इन केंद्रों पर लोग खाद के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की बात करना यहाँ पर पूरी तरह से बेमानी नजर आता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र की ये तस्वीरें हैं। तो बिहार में खाद की कमी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि वो खाद की कमी से परेशान किसानों की समस्या को संसद में उठाएंगे। उधर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी कहा कि वो भी लोकसभा में किसानों के इस मुद्दे को उठाएंगे। एक्चुअली खाद की समस्या पिछले दिनों भी थी, सरकार ने उसको पूरा किया था। पिछले दिनों हम लोग मिले थे माननीय मंत्री जी से और उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था, तो तुरंत कार्रवाई किया था। और फिर इधर किल्लत हो गई है, किसानों को दिक्कत हो रही है, और ख़ासतौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो निश्चित तौर पर आज ही मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी से पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई करके वहाँ किसानों को जो दिक्कत हो रही है खाद का किल्लत, उसे न सिर्फ पटना का बल्कि पूरे बिहार में एक किल्लत है, उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। फसल बर्बाद हो रहा है, किसान रोड पे हैं, किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों का रोज संवाद आ रहा है, रोज सभी तरफ से फोन आ रहा है कि हम लोगों को यूरिया का सुविधा कराइए। और यूरिया का जो कोटा है वो पूरा नहीं मिल पाने से आज किसान त्रस्त है, परेशान है। इसलिए किसानों की ये बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि सदन के माध्यम से भी और माननीय मंत्री जी से भी मिलकर इस बात को गंभीरता से रखें, ताकि किसानों की समस्या का निदान हो सके, किसानों को खाद मिल सके। सासाराम में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां बेखौफ अपराधियों ने दरिगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधियों ने थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में गोली मारी है। घायल थानाध्यक्ष को वाराणसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि धन की जामुन के पास कुछ अपराधी ट्रकों से लूटपाट कर रहे हैं, और इसी सूचना पर जब पुलिस की टीम धनु की मोड़ के पास पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। इसी दौरान गोली थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में जा लगी। वारदात के बाद एक अपाचे बाइक छोड़कर तीनों अपराधी यहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर एसटीपीओ की अगुवाई में पुलिस की टीम पहुंची हुई है और इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। अभी वो ट्रामा सेंटर बनारस भेजा गया है, उनको फर्स्ट एड यहाँ करके सदर हॉस्पिटल से भेजा गया है। हाथ में थोड़ा सा स्टिच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। कौन सी जगह घटना है? अब आपराधिक वारदात था, क्या क्या था यहाँ? कुछ आपराधिक वगैरह था यहाँ? हाँ, आपराधिक वारदात ही थी। लूटपाट की सूचना थी कि किसी से लूटपाट कर रहा है, इसी पर आया था। एक अपाची मोटरसाइकिल भी मिली है अपराधियों की। कितने की संख्या अपराधी से कुछ पता चला है? 3 की संख्या।
सासाराम में लगातार आपराधिक वारदात की घटनाएं हो रही है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि थानाध्यक्ष को गोली मार दी जाती है। दिवाकर कुमार जो दरिगांव थानाध्यक्ष हैं उनको यहीं पर गोली लगी है और उनको हाथ के हथेली में गोली लगी है। और यहाँ पर जो पुलिस बल है और जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं और घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। पीओ पर ये लोग बने हुए हैं और जाँच कर रहे हैं। चूँकि दरिगांव थाना का इलाका है और राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH पर लगातार गाड़ियाँ आती जाती रहती है। खासकर रात के समय यहाँ पर पेट्रोलिंग भी होती है। लेकिन जैसे ही थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो हैं वो बाइक सवार अपराधी हैं जो यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं, इसी सूचना पर जब यहाँ पहुँचा गया तो आप देख सकते हैं कि इसी स्थान पर है सो थानाध्यक्ष को गोली मारी गई, हथेली में गोली लगी है और उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें रेफ़र कर दिया गया है, वाराणसी रेफ़र कर दिया गया है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर वारदात हुई है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मौके से एक बाइक बरामद किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SDPO जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर घटना हुई है। आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है, साथ में जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों से इकट्ठा की जा रही है, तो जानकारी ले जा रही है। तो इस प्रकार पूरा इलाके में इसको लेकर सनसनी है। जिस प्रकार एक थानाध्यक्ष को गोली मारी गई है यह लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। भोजपुर में बालू को लेकर फिर से गोलीबारी हुई। अपराधियों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हमले में घायल गार्ड को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया है। घटना संदेश थाना के साकिरपुर बचरी की बताई जा रही है। यहां हथियारबंद बदमाशों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात गार्ड रविंद्र सिंह के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोलीबारी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। घटना के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। जख्मी गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव में जमकर मारपीट हुई। हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड संख्या 12 की घटना है, जहां पर ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य और मुखिया पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और देखिए हंगामे की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं, जहां पर हंगामा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि स्थानीय मुखिया शिव प्रसाद सुमन के भाई सुशील कुमार ने चुनाव का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर ही धौंस जमाते हुए उन्हें चुप रहने को कह दिया। इसी बात पर ग्रामीण गुस्सा हो गए। ग्रामीणों के विरोध के बाद मुखिया के भाई ने मारपीट शुरू कर दी। खबर दानापुर से, जहां मंझौली गांव में घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने अशोक साव के घर में आग लगाई। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर में रखा सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। 14 चक्का वाले ट्रक में बांस के नीचे शराब को छिपाकर तस्करी की जा रही थी। कुर्सेला थाना पुलिस ने NH 31 के पास शराब से लदे इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया। ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि असम से खगड़िया में शराब को खपाने का प्रयास किया जा रहा था। तो बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब का अवैध कारोबार लगातार जारी है। बारसोई अनुमंडल के आजम नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में शराब तस्कर देसी शराब को बना रहे हैं। गांव में जलती हुई भट्टियां पुलिस और शराबबंदी कानून दोनों के दावों की पोल खोल रही हैं, क्योंकि यहां पर भट्टियां मौजूद हैं, शराब बनाई जाती है। पूर्व में शराब कारोबार से जुड़े लोग अभी भी शराब के अवैध कारोबार में शामिल हैं। विपक्षी पार्टियां जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। और वर्तमान का जो दृश्य देखा जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, ये जो सरकार देसी शराब का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है और लोगों का जो मृत्यु हो रहा है पूरे बिहार में, आप देखेंगे रिपोर्ट में तो ये देसी शराब की वजह से हो रहा है। जी, कटिहार जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा जिला अंतर्गत सभी स्थानों पर लगातार निगरानी की कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई, गश्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो हमारा
मनिहारी अनुमंडल अंतर्गत जो गंगा नदी से सटे हुए झारखंड का सीमा एवं दियारा क्षेत्र है, वहां पर हमारे नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर वैशाली से, जहां बिदुपुर थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन महिलाएं जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि घर निपाई पोते के लिए 20 महिलाएं मिट्टी लाने के लिए गई हुई थी, जहां मिट्टी धंसने से सभी महिलाएं मिट्टी के अंदर दब जाती हैं। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर दलित बस्ती की है। सभी महिलाएं लाल मिट्टी लाने के लिए नदी घाट से खुदाई करने के लिए गई हुई थी, जिस दौरान अचानक से ये मिट्टी धंसी। एक महिला की मौत हो गई है इस मिट्टी में दबने की वजह से। पटना में शाहपुर के हनुमानगंज डबल मर्डर केस में पीड़ित पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार है। पटना के एसएसपी ने यह कहा कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी का भी दावा किया है। केस हुआ था हनुमानगंज वाला, तो आज उसकी हम लोगों ने पूरी समीक्षा की है, सभी मेरे पदाधिकारी। इसमें जो भी, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाया गया है पीड़ित पक्ष के द्वारा जी, लेकिन इस पर हम लोगों को बहुत सी क्लूज, बहुत से हिंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और इनफैक्ट हमारी टीम्स बन के रेड्स चल भी रही हैं और इसका जो मंशा है, मोटिव ऑलरेडी भेदित हो चुका है। गिरफ्तारियां करनी है और हम लोग सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि औपचारिक रूप से। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शरणार्थी बहुल वर्मा कॉलोनी में जमीन की रसीद को लेकर लोगों की परेशानी की खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई थी और इस खबर पर सीओ ने अंचल इंस्पेक्टर को आदेश जारी किया और 3 दिनों के अंदर शरणार्थी के रूप में आए परिवारों के जीवित व्यक्तियों को जमीन उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए। सीओ ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे मामले पर जल्द जांच करवाकर समस्या के समाधान की कोशिश जारी है। उन्होंने अंचल कार्यालय की ओर से किसी से भी रिश्वत मांगने की बात को खारिज कर दिया। कर्मचारी हैं, प्रभार प्राप्त किए हैं, उनको निर्देशित कार्यालय के पत्रांक के द्वारा किए हैं, इस पत्र के द्वारा, ये पत्रांक 284/1/22 के द्वारा, कि आप जितने वर्मा कॉलोनी में जिनका खतियान बन गया, जमीन तो सर्वे है पुनर्वास विभाग के नाम पर, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के नाम पर, तो उनको निर्देशित किया गया कि जो खतियान उन लोगों के नाम पर बना है वर्मा लाभार्थी का, तो उसके जो जीवित हैं उनके नाम पर प्रस्ताव दें लगान निर्धारण का, ताकि उनके पक्ष में रसीद कटे और सरकार को कुछ राजस्व की प्राप्ति हो। और कर्मचारी को व्यक्तिगत भी रूप से हमने कहा इसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि लेके हमको 3 दिनों के अंदर प्रस्ताव दें। सहरसा और खगड़िया की सीमा तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए जल्द ही एक पीपा पुल का निर्माण होगा। राजनपुर घोसम घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने किया और पीपा पुल बनाने का भरोसा दिया। अगर पीपा पुल का निर्माण यहां होता है तो सहरसा, खगड़िया और दरभंगा का बाजारी इससे सीधे जुड़ जाएगा। देखिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी नदी के उस पार रह रही है, जिसका मात्र ये साधन चचरी पुल है, जिस पे साइकिल से या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। कहीं किसी को उधर ज़्यादा बड़ी समस्या हो, जिसको गाड़ी से लाने की आवश्यकता हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आवागमन का एक उपयुक्त साधन नहीं होना एक प्रथम दृष्टता ये दिखा। उसके बाद अपनी टीम को ऑर्डर किए, हमारी सिमरी बख्तियारपुर की एसडीएम महोदया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीडी, फ्लड डिवीज़न और पुल निर्माण के हमारे इंजीनियर्स। नगर पंचायत की पहल से गंदे तालाब की तस्वीर बदल गई। जहां लोग जाने से बचते थे, अब वो तालाब लोगों को अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित कर रहा है। देखिए राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। स्वच्छ पानी, चारों तरफ सीढ़ियां, लोगों के बैठने के लिए शेड। ये तस्वीर है मखदुमपुर की, जहां स्थानीय लोगों के लिए पलैया के पास NH-83 के किनारे स्थित तालाब में वोटिंग की सुविधा देकर लोगों के उत्साह और खुशियों को पड़ लगा दिया है। दरअसल नगर पंचायत के पलैया गांव के सामने NH किनारे स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा और कार्यपालक पदाधिकारी के प्रयासों से यह संभव हुआ। पलैया के इस खूबसूरत तालाब के सौंदर्यीकरण में एक और अध्याय जुड़ गया।
जब वोटिंग की व्यवस्था की गई। नगर पंचायत की कोशिश है कि लोग विशेष अवसर का बेहतर तरीके से आनंद उठा सकें। उप मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत के लिए यह तालाब एक आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। ये पहले एक खंडहर हुआ करता था और हम इधर से गुजर, मेरा घर भी इसी रास्ते से जाने, यही रास्ता जो है मेरे घर की ओर भी जाती है। हम अक्सर जाते थे और काफ़ी वीरान जैसा यहाँ पे रहता था। तो पहले हम यहाँ पे रोड बनवाए और फिर वो लाइटिंग का व्यवस्था करवाए। तो हमको लगा कि क्यों न यहाँ पे एक बेहद सुंदर रूप, आकर्षक रूप यहाँ मतलब निखारा जाए, और इस गड्ढे को हमने इस रूप में तब्दील करने का काम किया। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और भी काम होना बाकी है। शीघ्र ही तालाब को और खूबसूरत रूप दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से आम जन के प्रवेश पर रोक है, लेकिन स्थानीय लोग वोटिंग का आनंद लेने हर दिन पहुंच रहे हैं। तालाब में वोटिंग की सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। सभी किनारों का पक्कीकरण कराने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा रहा है। तालाब के किनारे LED टीवी की भी व्यवस्था है, जिससे प्राचीन काल की धरोहरों, मूर्तियों और तस्वीरों को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। कुल मिलाकर तालाब की सुंदर व्यवस्था पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद।